हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग डी प्लस बीपीआरटी के पीवाईक्यूज हम कवर कर रहे हैं। 10th क्लास है जी ये, यानी इस क्लास के साथ ही हमारे 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। इंक्लूडिंग थियोरी मोस्ट प्रोबेबली 40 क्लासेस प्लान की है मैंने, तो 40 क्लासेस तक ही जाएंगी। 26 क्वेश्चन पेपर्स हम करेंगे, यानी 2600 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे जो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। और उसके साथ साथ बाकी जो बची हुई 14 क्लासेस हैं वो आपकी थियोरी की होंगी। अब किसी बच्चे ने बोला था कि मैम NIOS के ब्लॉक्स वगैरह इंक्लूड करना, ऑब्वियसली मैं इंक्लूड करूंगी। ओके, मैं आपको आइडिया भी दे दूंगी। एंड आप लोगों को पता ही है EMRS RRB सबका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है, पॉजिटिव रिव्यूज़ रहे हैं। इसके ऊपर भी मैं काफ़ी मेहनत कर रही हूँ एंड डोंट वरी, दिस विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। ओके, बाकी आप अपने बचे हुए 100 मार्क्स की और अपनी स्पीड की प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज इस पेपर में स्पीड और एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी। ओके, पहला क्वेश्चन, और टेक्निकली मैं इसीलिए फास्ट करवाने की कोशिश करती हूँ 100 के 100 क्वेश्चन, बिकॉज मैक्स आधे 1 घंटे में आपने कंप्लीट करने हैं ये, ठीक है। तो पढ़ के उसका आंसर देना, मैं तो चलो एक्सप्लेन भी करती हूँ, तो वो चीज़ जो है ओवरऑल आपके 1 घंटे में हो जानी चाहिए। 100 क्वेश्चन 2 घंटे का ही पेपर है। Okay, a child start crying when he or she feels hungry. We feel like resting when tired. तो ये जो बिहेवियर है ये किस टाइप का बिहेवियर है? जब हमें थकान होती है तो हम रेस्ट करना चाह रहे हैं। बच्चा अगर भूख लगी है तो रो रहा है। तो ये जो भूख थकान ये जो है, ये अंदर से जो चीज़ें आ रही हैं वो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट हैं जी हमारे। कोई रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं, आप थके हो, बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है कि आप रेस्ट करना चाह रहे हो। ओके, सो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स हैं ये सारे के सारे। The term society is rooted in the Latin word societas, which means, तो उसका क्या मतलब होता है? तो सोसाइटी में देखो, फैमिली फ्रेंड्स ये दोनों ही चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो गई। सो फ्रेंड्स एंड एलाई इसका एक्चुअल मतलब होता है, ठीक है दोस्त लोग। Which of the following is a process of behavior modification through experiences, exercise and effort? यानी सारी चीजें इंक्लूड की हैं आपने। आपने सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बोला। अगर सिर्फ एक्सरसाइज बोलते तो आपकी प्रैक्टिस आ जाती, सिर्फ एक्सपीरियंस बोलते तो आपको वो चीज पता होती, नोइंग आ जाता। बट इन्होंने सारी चीजों को कंबाइन किया है और फिर बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो रहा है। और जब रिलेटिवली परमानेंट चेंज बिहेवियर में होता है तो हम उसको लर्निंग कहते हैं। रिलेटिवली परमानेंट, लर्निंग इज नॉट अ permanent change, it's not a temporary change, it is relatively permanent। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। Which of the following be defined as progressive series of orderly coherent changes leading towards the goal of maturity? So ऑर्डर में जो चेंजेस हो रहे हैं, जिसका होता है मेच्योरिटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, प्रोग्रेसिवली चेंज हो रहे हैं, सीरीज में हो रहे हैं। सो देखो, ऑब्वियस सी बात है मैच्योरेशन तो नहीं होगा, गोल ऑफ मैच्योरिटी की बात हो रही है, बट डेवलपमेंट और ग्रोथ में से हो सकता है क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो। बट ग्रोथ ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट में इंक्लूडेड है टेक्निकली। ओके, सो डेवलपमेंट एक ब्रॉड टर्म हो गई और डेवलपमेंट विल बी द आंसर। The learning outcomes such as speed and timing come under which level of psychomotor domain? तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत अच्छे आए हुए हैं कि आपको समझना भी पड़ेगा। ओके, तो साइको, ये जो आपकी तीनों की तीनों डोमेन्स हैं, कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, आपको उसके हर स्टेप याद तो हो ही, उसके साथ साथ समझ हो उसकी। ओके, सो ये बोल रहे हैं कि लर्निंग आउटकम जैसे स्पीड या टाइमिंग वो किस लेवल के अंडर आएंगे। तो हमने देखो, इमिटेशन पहला स्टेप होता है, सबसे लोवेस्ट स्टेप है साइकोमोटर डोमेन का, जिसमें आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हो टीचर क्या कर रहा है और या फिर उसको इमिटेट करते हो, सेम कॉपी करते हो। सो समहाउ इसको हम कॉपिंग बोल सकते हैं। ओके, कॉपिंग के बाद आप क्या करते हो, मैनिपुलेट करते हो, जो जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं आप वो फॉलो अप करते हो। देन आप प्रिसीजन आता है, प्रिसीजन के बाद आर्टिकुलेशन। सो आर्टिकुलेशन के अंदर, क्योंकि प्रिसाइज वे में आपको चीजें आ गई हैं, सो आर्टिकुलेशन तक आते आते आप नेचुरलाइजेशन से एक कदम ही दूर हो। तो ऑटोमेशन तो नहीं आया है कि ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ आता हो, वो तो नेचुरलाइजेशन हो जाएगा कि आपको हर चीज आ रही है। बट जब स्पीड, टाइमिंग, इन चीजों की बात हो रही है तो वो आर्टिकुलेशन जो है वो आपका आंसर होगा जी। ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ डाल दी। RH डेव ने जो है ये दिया था। इमिटेट में हम सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, मैनिपुलेट में हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं, प्रिसीजन में हम एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, देन आर्टिकुलेशन में हम वो एफिशिएंसी, हार्मनी, स्पीड, टाइमिंग, वो सारी चीजें देख रहे हैं। सो यहाँ पे एक्शंस या मल्टीपल स्किल्स आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट होती हुई दिखेंगी।
और नेचुरलाइजेशन में तो ऑटोमेशन है कि नींद से उठा के भी आपसे कुछ पूछा जाए या कोई चीज करवाई जाए वो आपको आती है. ओके, दैट इज नेचुरलाइजेशन. When a very bright light falls on our eyes, we immediately close our eyelids. ये बिहेवियर क्या है? तो ऑब्वियसली एकदम से जो रिएक्शन आया है ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन है जी. कोई ग्रोथ नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना लर्निंग है. सो ये रिफ्लेक्स एक्शन आपका आंसर रहेगा. Which of the following is not a product of learning? So सीख के लर्निंग. अब रिफ्लेक्स एक्शन ऑटोमेटिक है, कोई सीख के नहीं आया है. जैसे ये आंखें बंद हो गई एकदम से तो वो रिफ्लेक्स एक्शन है. एकदम से जो एक्शन होते हैं ये लर्निंग का प्रोडक्ट नहीं है. मोटर स्किल डेफिनेटली कोई स्किल है. जेस्चर आपने किया है, सामने से कुछ जेस्चर, एटीट्यूड, ये तीनों चीजें लर्निंग के प्रोडक्ट हैं. कि आपने सीखा तो कोई स्किल सीखी, कोई जेस्चर आपने करना सीखा, स्माइल करना सीखा, वो चीज, और एटीट्यूड आपका उस चीज से रिलेटेड क्या है. तो रिफ्लेक्स एक्शन ही इसका आंसर रहेगा. दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग. Which of the following is not a characteristic of learning? तो लर्निंग यूनिवर्सल है, कॉन्टिन्यूस है, सही बात है. लर्निंग कॉम्प्रिहेंसिव है, ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस है. आइसोलेशन, लर्निंग वर्क्स इन आइसोलेशन नहीं. लर्निंग आइसोलेशन में काम नहीं करती है. आइसोलेशन मतलब एक तरीके से आइसोलेट हो जाना, बिल्कुल अलग होना. ठीक है, जैसे कोविड के टाइम पे नहीं बोलते थे कि आप आइसोलेट हो गए हो. ठीक है, सो लर्निंग आइसोलेशन में काम नहीं करेगी. आसपास और भी चीजें होती हैं, रिसोर्सेज होना, लोग होना, वो मैटर करता है. ओके, सो ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जी लर्निंग की. Which states that development spreads over the body from head to foot. Changes in structure and function can first be observed in the head, then trunk and finally legs. तो देखो इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया, सिंपल सी चीज पूछी है, हेड टू टो वाली बात पूछी है, जो कि सेफेलोकोडल होगा. पेरिफेरी, सेंटर टू पेरिफेरी होता तो प्रोक्सिमो डिस्टल होता. ओके, अच्छा, ये ऑर्थोजेनेटिक प्रिंसिपल क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके. इंटरनलाइजेशन ऑफ वैल्यूज कम्स अंडर, तो इंटरनलाइज करना, तो चीज जब अंदर कैरेक्टर के अंदर ही घुस चुकी है तो वो कैरेक्टराइजेशन, इंटरनलाइजेशन है जी. सो कैरेक्टराइजिंग विल बी द आंसर. सो ये किसके हैं? कैरेक्टराइजिंग अफेक्टिव डोमेन का एक पार्ट होता है. जैसे हमने साइकोमोटर डोमेन में लास्ट स्टेज नेचुरलाइजेशन पढ़ी थी, ये कैरेक्टराइजेशन है. बात सेम सी ही है. यहाँ पे हम ये स्टेप्स पढ़ते हैं 5. रिसीविंग, इसमें आप कोई चीज रिसीव कर रहे हो, अवेयर हो आप उस चीज से रिलेटेड. ओके, देन रिस्पॉन्स दे रहे हो जिसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है. देन वैल्यू कर रहे हो, यानी वो एटीट्यूड या बिलीफ, तो आप उस चीज में मान रहे हो. ठीक है, ऑर्गेनाइज करना, वैल्यूज में वो होता है ना इंटीग्रेटिंग वैल्यूज, तो आप अपने सिस्टम में उस चीज को डाल रहे हो. और भी कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर है उस चीज से रिलेटेड तो आपने वो हटा दिया है. ओके, एंड देन कैरेक्टराइज कर रहे हो, वो चीज आपके अंदर रच बस चुकी है. ओके, इंटरनलाइज हो चुकी है. Interpretation of what is taught in the class falls under which category of Bloom's taxonomy? So आप जो इंटरप्रेट कर रहे हो, यानी आपने जो चीज सुन ली है, जो नॉलेज आपको मिल गई है, अब आप उसको कॉम्प्रीहेंड कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो. सो कॉम्प्रीहेंशन विल बी द आंसर. ओके, at which of the following level does the child tries to build abstract knowledge in affective domain? So affective domain में अभी अभी हमने देखा कि अच्छा ये देखो ये steps जो हमने देखे थे affective domain के. ठीक है, receiving, responding, valuing, और जब आप characterize कर रहे हो उस टाइम पे क्या हो रहा है जी, वो abstract knowledge, कोई नई knowledge आपके अंदर build हो रही है, आपने वो चीजें सीखी हैं. ओके, सो कैरेक्टराइजिंग में जो है ये चीजें आपने ना ध्यान रखनी है, ये पॉइंट्स ध्यान रखने, रिपीट हो सकती हैं ये चीजें, अलग अलग तरीके से पूछ लेंगे बट मुद्दा वही रहेगा. टीचर शोड अ फिल्म ऑन द मुगल्स टू द स्टूडेंट्स रादर देन टीचिंग देम थ्रू टेक्स्ट बुक. तो टेक्स्ट बुक से पढ़ाने की बजाय उन्होंने फिल्म दिखाई है बच्चों को द मुगल से रिलेटेड. टीचर वॉज सक्सेसफुल इन अटेनिंग द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स एज शी वर्कड ऑन. तो उसने अफेक्टिव डोमेन पे काम किया है, साइकोमोटर डोमेन पे, कॉग्निटिव पे या कॉम्प्रीहेंशन पे. तो देखो टेक्स्ट बुक से भी नहीं पढ़ा रहे, उन्होंने मूवी दिखाई है जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट जनरेट हुआ है. ओके, तो वो इमोशनली कनेक्ट हुए हैं. आंसर अफेक्टिव डोमेन रहेगा. ओके, सो अफेक्टिव डोमेन में फीलिंग्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट, वैल्यू, अप्रिसिएशन, इन चीजों से रिलेटेड है. स्टूडेंट्स की अटेंशन गेन की है उसको और एंगेजिंग बना के. ओके, सो एंगेजिंग मीडियम क्या है? फिल्म है. टीचर ने स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट, हमने बोला नहीं, देखो
इंटरेस्ट, वैल्यू, इमोशंस, वो इंटरेस्ट जागृत किया है उस तरफ. ओके, सो वो क्या हो गया जी, अफेक्टिव डोमेन से रिलेट करेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ लर्निंग प्रोसेस. सो नॉट एन एट्रीब्यूट लर्निंग प्रोसेस का. सो मॉडिफिकेशन ऑफ ओल्ड एक्सपीरियंसेस, हाँ होता है. जब भी आप सीखते हो कोई चीज, पहले सीखी हुई हो सकता है वैसा सा ना हो, तो पुराना एक्सपीरियंस मॉडिफाई हो जाता है. ग्रोथ एंड इंक्रीज इन एक्सपीरियंसेस, क्रिएशन ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस, आइसोलेशन ऑफ ओल्ड एक्सपीरियंसेस. ये वर्ड ही, ये टर्म ही नेगेटिव है, आइसोलेशन. ओके, ऑब्वियसली एक्सपीरियंसेस इंक्रीज होंगे लर्निंग प्रोसेस में, ओल्ड एक्सपीरियंसेस मॉडिफाई होंगे, नए एक्सपीरियंसेस क्रिएट होंगे. बट आइसोलेशन में चले जाएंगे पिछले एक्सपीरियंसेस, ऐसा कुछ नहीं होगा जी. सो दिस इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ लर्निंग प्रोसेस. In dash, a child organizes his knowledge. The child compares, elaborates, and relates what he learns. Okay, this domain refers to the tracking of growth in feelings, emotional areas throughout the learning experience. तो देखो feelings, emotions, वो चीज आई गई ना, और अगर वो चीज आ गई तो affective domain आ गया. C आपका आंसर आ गया. Okay. The general tendency for the development of motor skills to start at the center of an organism and radiate आउटवर्ड्स. मतलब सिंपल सी चीज है, बहुत लंबी लाइन बना दी, बट पूछ रहे हैं सेंटर टू पेरिफ्री वाली चीज, यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल की बात कर रहे हैं. ओके, तो आपको पता होना चाहिए, ये बहुत बेसिक है. Socialization begins during which of the following stage? In this stage, the individual may engage in playing side by side before directly interacting with others. तो कौन सी स्टेज की बात हो रही है? बच्चा जब साइड की, दो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, साथ साथ खेल रहे हैं, बट उनको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है. ओके, सो दैट इज बेबीहुड. ओके, अडोलेसेंस नहीं है, अडल्टहुड नहीं है, इन्फेंसी से थोड़ा सा आगे लगा लो, बिकॉज इन्फेंट तो बहुत छोटा बच्चा हो गया. साइड बाय साइड जो है वो बेबीहुड वाले बच्चे या टोडलर्स जो हैं वो आपके आसपास खेलते रहेंगे, उनको एक दूसरे से ज्यादा लेना नहीं होगा. अब देखोगे 8 से 12-13 महीने तक के बच्चे जो हैं वो, उनको कोई और बंदा नहीं भी चाहिए, वो अपने आप भी खेलते रहेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टेस्ट देन ऑल डेवलपमेंट स्टेजेस? शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा पीरियड कौन सा है? अडल्टहुड तो बहुत लंबा होता है, उससे थोड़ा सा छोटा लगा लो. अडोलेसेंस, चाइल्डहुड भी काफी लंबा होता है. इन्फेंसी, तो इन्फेंसी हम 0 से 2 साल लगा के चलते हैं, तो वो 2 साल तक का बच्चा ही इन्फेंट हम मानते हैं. वैसे तो टेक्निकली 1-1.25 साल तक के बच्चे को इन्फेंट माना जाता है, बट स्टिल 0 से 2 ईयर्स हम सेंसरी मोटर पीरियड भी पढ़ते हैं पियाजे का. तो सी विल बी द आंसर, यही शॉर्टेस्ट होता है. ओके, लेकिन बहुत सबसे ज्यादा ग्रोथ इसी में आपको देखने को मिलती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ प्री स्कूल स्टेज? तो इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड. देखो लेटर में जा रहा है बच्चा स्कूल, अडोलेसेंस में भी बच्चा स्कूल जा रहा है, इन्फेंट नहीं जा रहा है स्कूल. उससे जस्ट बाद, इन्फेंट से जस्ट बाद और लेटर से जस्ट पहले, तो जो अर्ली चाइल्डहुड है वो प्री स्कूल स्टेज होती है. ओके, which of the following refers to increase in size, number of cells, and it is क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट. क्वांटिटेटिव, सीधा सीधा वर्ड समझ आ रहा है, ग्रोथ की बात हो रही है, तो ग्रोथ विल बी द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी? यानी जो सोसाइटी में हम स्ट्रक्चर देखते हैं इंडियन सोसाइटी में, वो किस बेसिस पे? तो फॉर श्योर नहीं है. ओके, हेरिडिटी और कास्ट, कास्ट बेसिस पे हम देखते हैं चीजें. ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन जो चलता आ रहा है उस बेसिस पे भी हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं. रिलीजन बेसिस पे भी, रिलीजन कल्चर, उस बेसिस पे भी हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं. बट एजुकेशन के बेसिस पे अभी तक कोई स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है. सो कंप्लीट जो सोशल स्ट्रक्चर है वो हेरिडिटी, कास्ट, उन चीजों से ही रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है. जबकि होना एजुकेशन वाला चाहिए, ताकि और बेहतर, क्योंकि वो एजुकेशन ही है जो सारी सारे डिस्क्रिमिनेशन को हटा सकता है. Which of the following term used by psychiatric community to diagnose people who feel their biological body doesn't match with their sense of self or gender identity? यानी biologically मान लो आप फीमेल हो but you feel like a male, so या वाइस वर्सा, तो वो चीज क्या होगी जी? ट्रांसजेंडर. देखो हम बायोलॉजिकली बात कर रहे हैं तो इट्स नॉट जेंडर. ओके, ट्रांससेक्सुअल विल बी द वर्ड. ओके, जब साइकेट्रिक कम्युनिटी जिस टर्म को यूज करती है दैट इज ट्रांससेक्सुअल, कि आपका जो एक्चुअली में सेक्स है वो रिलेट नहीं करता है, आप फील किसी और तरीके से करते हो. ओके, तो आंसर विल बी ट्रांससेक्सुअल. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वाज सेट अप विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ, तो किस ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया गया था? प्रोवाइडिंग राइट टू चिल्ड्रन फॉर गेटिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. नहीं, ये तो आरटी एक्ट की बात आ गई.
ठीक है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन फॉर एनहेंसिंग देयर क्रिएटिविटी, एनहेंसिंग एनरोलमेंट रिटेंशन, या रेजिडेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना, किसको, अपर प्राइमरी स्कूल्स में, अपर प्राइमरी स्कूल लेवल पे गर्ल्स को, वो भी SC ST OBC और मुस्लिम कम्युनिटीज। दिस इज द राइट आंसर। ओके, सो रेजिडेंशियल फैसिलिटी से ही आपको समझ आ जाना चाहिए था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। अरोबिंदो गेव आत्मविद्या एज अ टाइप ऑफ नॉलेज। व्हाट डू यू मीन बाय आत्मविद्या? यानी आप सेल्फ की बात कर रहे हो। सो नॉलेज बाय इंटीमेट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बाय सेपरेट नॉलेज, बाय इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, नॉलेज बाय सेपरेट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, या नॉलेज बाय आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में ये आत्म झलक रहा है, जो आत्मविद्या की हम बात कर रहे हैं। सो नॉलेज बाय आइडेंटिटी आ जाएगा जी। सोशल चेंज कैन नॉट बी अवॉइडेड। सोशल चेंज को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। वी ऑल नीड चेंज इन लाइफ एंड चेंज इन द लॉ ऑफ नेचर। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल चेंज इज हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट। सो जब आप उसको चेंज को अवॉइड कर ही नहीं सकते हो, तो यूनिवर्सल है चेंज, ये तो हमें समझ आ रहा है, बट ये स्टेटमेंट क्या दिखा रही है? ये दिखा रही है कि इनएविटेबल है चेंज, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, वो आएगा ही आएगा। भले ही वो चेंज अनप्लैंड हो, यूनिवर्सल हो, अनइवन हो, बट वो आएगा, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो जो अवॉइड नहीं किया जा सकता, दैट इज इनएविटेबल। ओके। Program of Action under the National Policy on Education NP 1986 was set up in 1992। 1986 की पॉलिसी थी, 1990 में रामामूर्ति कमेटी बिठाई गई थी। उस टाइम पे पॉलिटिकल सिचुएशन सही नहीं थी, तो रामामूर्ति कमेटी की जो रिपोर्ट उन्होंने प्रेजेंट की उस पर ध्यान नहीं दिया गया, और उसके जस्ट बाद जो है वो जनार्दन रेड्डी की कमेटी बिठाई गई, और उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी और चीज़ें की, उसको प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के नाम से हम जानते हैं। Answer will be second. We don't learn anything and everything that comes in our way in a haphazard manner. Which characteristic of learning is mentioned in the above statement? तो हम जो भी हमारे सामने आ जाता है, हर चीज तो नहीं सीखते ना, ठीक है। सो लर्निंग इज चेंज इन रिस्पॉन्स और बिहेवियर दैट मे बी फेवरेबल और अनफेवरेबल। लर्निंग इज पर्पसिव और गोल डायरेक्टेड। लर्निंग इज ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस और कॉम्प्रिहेंसिव। देखो, लर्निंग से रिलेटेड तो सारी बातें ठीक हैं, बट ये स्टेटमेंट किस चीज को शो कर रही है? हम सब कुछ नहीं सीखते, यानी हम सिलेक्टेड चीजें सीखते हैं। सो वो गोल डायरेक्टेड और पर्पसिव लर्निंग की बात हो रही है। ओके। Which of the following process removes the disabled from the mainstream of general population through killing, mutilating, burning, exiling या फिर आपका abandoning? So आप क्या कर रहे हो? उस प्रोसेस, वो प्रोसेस आपसे पूछा जा रहा है जिसमें आप जो है मेन स्ट्रीम की जो जनरल पॉपुलेशन है वहां से जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको हटा रहे हो, चाहे उनको मार रहे हो, म्यूटिलेट कर रहे हो, जला दे रहे हो, यू आर डूइंग वट एवर, बट आप डिसेबल्ड को रिमूव कर रहे हो। ओके, सो ये क्या रहेगा? ये यूथनेसिया, देन सोशल इंक्लूजन आएगा ये। अगर इंक्लूजन है फिर तो आप मार थोड़ी दोगे, इंक्लूजन तो अच्छी टर्म है। फिटिसाइड हमने देखा है कि गर्भ में बच्चे को मार देना। तो अब बच्चा वो वहां पे डिसेबल्ड है नहीं है, सिर्फ डिसेबल्ड को मार रहे हो ऐसा तो जरूरी नहीं है, ठीक है। एक्सटर्मिनेशन, तो देखो दो चीजें हैं। एक्सटर्मिनेशन रहेगा जब आप डिसेबल्ड को रिमूव कर रहे हो, स्पेशली वट एवर द वे इज, ठीक है, तो तरीका कोई भी हो। यूथनेशिया जो है वो क्या रहेगा? इसमें आप जो है ये जब इंसान बहुत पेन में होता है और बिल्कुल लास्ट स्टेज पे होता है लाइफ की, या उसके बाद उसकी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है ठीक हो पाना, उस टाइम पे जो अपनी सहमति से जब आपको मार दिया जाए आपकी परमिशन के साथ, ठीक है। सो ये डेलिब्रेट किलिंग होती है। यूथेंशिया जो है वो डेलिब्रेट किलिंग है इन ऑर्डर टू एंड दैट सफरिंग। ओके, जो टर्मिनल इलनेस है, इनक्योरेबल है, उन चीजों से रिलेटेड होता है यूथनेशिया। ओके, और आपका एक्सटर्मिनेशन आपका आंसर हो जाएगा जिसमें डिसेबल्ड को रिमूव किया जा रहा है मेन स्ट्रीम से। Learning covers all domains, cognitive, affective, psychomotor of human behavior. Which characteristic of learning is highlighted in the above statement? तो सारी चीजों की बात हो रही है, तो यूनिवर्सल है लर्निंग, कॉन्टिन्यूअस है, ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस है, लर्निंग कॉम्प्रिहेंसिव है, ओके सेम ऑप्शंस हैं जो अभी ऊपर आए थे। ओके, सो ये क्या हो जाएगा जी? लर्निंग कॉम्प्रिहेंसिव है जब सबकी बात हो रही है, ठीक है। सो कॉम्प्रिहेंसिव वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। Which of the following is not an advantage of traditional perspective of curriculum?
डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। ये तो अब होता है ना, पहले तो नहीं होता था। पहले तो हम सिर्फ एक शेड्यूल टाइम टेबल बना रहे हैं प्रॉपरली, कैसे लेक्चर लिए जाएंगे, क्या इंस्ट्रक्शन की क्वालिटी रहेगी, एक्टिव मोड ऑफ लर्निंग रहेगा क्लासरूम में, वो चीज़ें हम मान सकते हैं। बट ट्रेडिशनल का ये फायदा नहीं है जी कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करे। ओके, ट्रेडिशनल वे में तो सिर्फ टीचर आता है, पढ़ाता है, चला जाता है, तो वो इन्फॉर्मेशन देने वाला ही काम हो गया मेजरली। ओके, आजकल वो काम तो आपका फोन भी कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉब्लम इन बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर। तो आपके बॉडी फंक्शन या स्ट्रक्चर में जब कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या है? डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट, स्पेशल नीड्स, हैंडीकैप। तो वो इम्पेयरमेंट है जी, ठीक नहीं है वो चीज। ओके, डिसेबिलिटी यानी कोई काम आप नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू डू समथिंग, वो चीज एक डिसेबिलिटी शो करती है। ओके, सो वन एंड ऑल हर एक कोई डिसेबल है टेक्निकली, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर इंसान सब कुछ कर सकता है। नहीं, अब मुझे स्विमिंग नहीं आती तो आई एम डिसेबल्ड इन दैट एरिया। ओके, मैं वो काम नहीं कर सकती, आई डोंट हैव दैट एबिलिटी, राइट। सो वो चीजें हैं, बट कई बार वो होता है ना टर्म हम कई बार बहुत गहराई से नहीं पढ़ते। सो वो डिसेबिलिटी टेक्निकली एक सोशल टर्म है अगर हम देखें तो। ओके, सो ये आंसर आपका इंपेयरमेंट रहेगा। ऑल्दो मैं इंक्लूजन वाली क्लास में करवाऊंगी, बट स्टिल हैंडीकैप, इंपेयरमेंट और डिसेबिलिटी में क्या फर्क होता है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। स्पेशल नीड्स तो यानी उस बच्चे की नीड्स ही स्पेशल है, अलग हैं। सो वो गिफ्टेड बच्चों की भी स्पेशल हो सकती हैं और जो लोअर लेवल पे बच्चे हैं उनकी भी अलग हो सकती है। Which of the following project aims at addressing the lower enrollment of girls in engineering college? So कौन सा प्रोजेक्ट एम करता है कि जो लोअर एनरोलमेंट हो रही है गर्ल्स की इंजीनियरिंग कॉलेज में उसको ठीक किया जाए? सेटिंग मॉडल स्कूल्स, SPQEM, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम और उड़ान। तो ये लड़कियों को उड़ान दी जा रही है जी, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने दिया था टू प्रमोट स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स फॉर गर्ल्स। ओके, व्हाट इज द, अच्छा इसकी फुल फॉर्म बताइएगा, SPQEM। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी? मोनार्की है, डेमोक्रेटिक है, ऑटोक्रेटिक है, ओलिगार्की है। सो डेमोक्रेटिक है जी, हमें पता है, वी आर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आपके प्रियम्बल में भी मेंशन है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक है हम। सो ये पांचों वर्ड आपको याद होने चाहिए, ठीक है, प्रियम्बल में मेंशन है। Which term refers to the selection of desired heritable characteristics in order to improve future generations, typically in reference to humans? तो कौन सी चीज जो है, कौन सी टर्म रेफर करती है जब आप डिजायरेबल हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक चाह रहे हो? आपने डिजाइनर बेबी का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं बताती हूँ, जिसमें जो आपके जीन्स हैं, जैसे क्योंकि जो हेरिडिटी ट्रांसफर तो होनी है चीजें, सो जो जो जीन्स हैं वो कई बार मॉडिफाई कर दिए जाते हैं। तो जो वो मॉडिफाई आप कर रहे हो तो आप वो चीज पर्टिकुलरली, मतलब होता है ना कि आप कौन सा जीन्स आगे ट्रांसफर करना चाह रहे हो, कौन सा नहीं चाह रहे हो। सो ये इंजीनियरिंग भी एग्जिस्ट करती है, यूजेनिक्स बोलेंगे जी इसको, ठीक है। इनहेरिटेंस में तो सारी चीजें इनहेरिट होंगी, बट जो यूजेनिक्स है उसके अंदर क्या होगा, एक सेट ऑफ, होता है ना यूजेनिक्स, एक सेट ऑफ बिलीफ या प्रैक्टिसेस aimed at improving the genetic quality of human population। तो उसमें आप फ्यूचर जनरेशंस में जो हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो डिजायर्ड हैं, जो आप चाहते हो वो ही ऐड करते हो। ओके, फ्रांसिस गैल्टन ने 1883 में ये टर्म दी थी। इसमें पॉजिटिव यूजेनिक्स और नेगेटिव यूजेनिक्स दोनों इंक्लूड रहता था। पॉजिटिव में क्या रहेगा कि जो अच्छी क्वालिटीज हैं, जो डिजायरेबल ट्रेट्स हैं वो आप डालना चाह रहे हो, और नेगेटिव यूजेनिक्स क्या है, जिसमें जो वो होता है ना अनडिजायरेबल ट्रेट्स हैं वो आप वहां से हटाना चाह रहे हो, उसके लिए आप डिस्करेज कर रहे हो या प्रिवेंट कर रहे हो। ओके, Which of the following type of curriculum involves experiences which are intentionally planned by the school, college or university organization to be provided to the learners? So कौन से टाइप का करिकुलम जो एक्सप्लिसिट है, इंटेंशनल है, प्लान्ड है? सो एक्सप्लिसिट है जी, ये ओवर्ट करिकुलम बोलेंगे इसको, ठीक है। ओवर्ट करिकुलम जो बाहरी तौर पे आपको दिखाई देता है, जो प्लान्ड है एक तरीके से। ओके, हिडन जो छुप गया है, इट्स लाइक वो चीज आप सीखो तो गे, बट हिडन करिकुलम है वो, कि आप जैसे आप स्कूल जाते हो तो वो ऑटोमेटिक है कि आप एक डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, वो चीज सीखोगे। ओके, सो वो चीज एग्जैक्टली लिखी नहीं हुई है, बट वो इम्प्लिसिट है। कई बार इम्प्लिसिट और हिडन सेम भी बोल देते हैं।
ठीक है। अच्छा, नल करिकुलम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नल करिकुलम आइजनर ने दिया है, ये बात आइए स्पेलिंग आप याद रखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर आ जाएगा। आइजनर ने दिया है नल करिकुलम। स्पाइरल करिकुलम ब्रूनर ने दिया है, जीरोम ब्रूनर। ओके, तो ये चीज भी आप याद रखो। अरे Which of the following is the way in which men and women are treated or behave differently in society, either with their own gender or with each other? सो डिफरेंटली बिहेव किया जा रहा है, ना सिर्फ सिर्फ वुमेन के साथ नहीं है, मैन और वुमेन दोनों की बात की गई है, ठीक है। सो ये जेंडर डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं जेंडर तो ऑलरेडी डेवलप हो गया है, ये तो बिहेवियर की बात हो रही है। जेंडर इक्वालिटी की भी कुछ नहीं है इसमें, ना कोई जेंडर का, तो जेंडर डायनामिक्स है जी ये, ठीक है, जो चीजें चेंज होती हैं उससे रिलेटेड है। Indian society is divided into four major castes. Which one of the following is not one of them? पंडित, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। तो देखो टेक्निकली पंडित हम ब्राह्मण को ही बोल देते हैं, बट स्टिल यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड नहीं है। सो ब्राह्मण जो स्कॉलर हम कह बोलते थे जिसको, तो ब्राह्मण आना था। वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र बिल्कुल ठीक है। सो इस पंडित की जगह ब्राह्मण वर्ड होना चाहिए था। कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन वॉज गिवन बाय, तो बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी ने दिया। 1000 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन की बात महात्मा गांधी करते हैं। ओके, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वॉज सेटअप इन 1948, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की चेयरमैनशिप के अंडर हुआ था। उसके बाद 1952-53 में आपके पास क्या आया था? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो मुदालियर के अंडर आया था। बी आर अम्बेडकर उस टाइम तक आई थिंक 1955 के बाद गुजरे थे वो, ये 55 में अराउंड। सो वो किसी कमीशन के हेड नहीं है। जवाहरलाल नेहरू भी किसी कमीशन के हेड नहीं थे जो हमारी एजुकेशन में हो। Which of the following is a process by which efforts are made to ensure equal opportunities for all regardless of their background? So background के बिना आप जो मतलब background मैटर नहीं कर रहा है, आप ensure कर रहे हो कि equal opportunities मिले। So equality, social inclusion, equity, social exclude तो आप कर ही नहीं रहे हो। ओके, सोशल इंक्लूजन, आप जब आप इंक्लूड कर रहे हो सोशल लेवल पे तो ऑटोमेटिकली बाकी वर्ड्स उसके अंदर आ गए। ओके, सोशली जब आपने इंक्लूड कर लिया दैट मीन्स आप जो है उसको इक्वालिटी, इक्विटी सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, आप एफर्ट्स कर रहे हो। In which of the following teachers may suggest resources and learners may learn at home using ICT, for instance by using a video? सो टीचर ने सजेस्ट किया है कि आप ये करके आना। जैसे मैंने आपको कई बार बोला है कि मान लो मैं ऑफलाइन में पढ़ा रही होती और आप लोगों को बोलती कि आप जो है ये चीज, ये वीडियो देख के आना, फिर हम डिस्कस करेंगे। सो दैट विल बी फ्लिप्ड लर्निंग। ओके, फ्लिप्ड क्लासरूम, फ्लिप्ड लर्निंग। Which of the following is called as traditional objective of language teaching? Traditional objective क्या थे? LSRW, LSR और W, यानी लर्न, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग स्किल। तो ये ट्रेडिशनल तरीका जी, ऑल्दो सेम चीज है इन दोनों में, देखो, बट LSRW रहेगा। आप सुनते हो कोई चीज, बोलना सीखते हो, पढ़ना सीखते हो और फिर लिखना सीखते हो। ओके, तो आंसर आपका सी हो जाएगा जी। Who amongst the following are major proponents of constructivism? ओके, स्किनर, वाटसन, ये बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है। ओके, पियाजे ठीक है, बट यहाँ वाटसन आ गया, यहाँ स्किनर आ गया, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। तो बचा क्या? पियाजे और वाइगॉट्स्की जो कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं। अगर बिहेवियरिज्म होता तो हम स्किनर और वाटसन के साथ जाते। ओके, according to which policy the main goal of mathematics education in school is the mathematization of child's thought process? तो ये अच्छी बात है। देखो, एनसीएफ 2005, 2000, 1964 में तो कोई एनसीएफ आया ही नहीं था, ना ही कोई एनसीएफ 2021 में नहीं आया है। एनसीएफ एसई वाली बात आ जाती है, वो सिर्फ एनसीएफ नहीं है। ओके, तो आंसर आपका क्या रहेगा जी? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। Which of the following is a vowel like sound? Vowel क्या होता है? A, E, O, I, U, तो जब कूइंग करता है बच्चा ओ, तो वो ओ की साउंड आती है वहां पे, ठीक है। रोने में कोई साउंड नहीं आती है। बैबलिंग में भी कोई वोवल साउंड स्पेसिफिक हो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, तो वो वोवल लाइक साउंड, ओ आ, ये जो वर्ड्स हैं ये वोवल लाइक साउंड करेंगे, कूइंग में आएंगे। Which of the following is most important function of language? लैंग्वेज होती किस लिए? बातचीत के लिए, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से ट्रांसफर करने के लिए। सो कम्युनिकेशन के लिए होती है लैंग्वेज, ना कि ड्रीम करना या प्रॉब्लम सॉल्व करना या खेलना। ओके, तो मेन फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन कम्युनिकेशन है। Which of the following serves as an essential component of learning process in order to promote and enhance further learning?
सो फर्दर लर्निंग रहेगी, यानी लर्निंग खत्म तो नहीं हुई है। लर्निंग खत्म नहीं हुई है तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग नहीं हो रही है। असेसमेंट इन लर्निंग हमने पढ़ा नहीं है। असेसमेंट फॉर लर्निंग हमने पढ़ा है। हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग उसकी बात करते हैं। सो दिस विल बी द आंसर, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो रही है, जिसमें अभी भी फीडबैक मिलेगा और फर्दर इंप्रूवमेंट का चांस रहेगा। Which of the following is about the role of technology in representing content through processes like magnification, simulation, virtualization, etc. Okay, so role of technology, क्या कंटेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, सो टेक्नोलॉजी कंटेंट नॉलेज हो जाएगा जी। ठीक है, हम पीसी के भी पढ़ते हैं बट टेक्नोलॉजी कंटेंट नॉलेज रहेगा। अगली स्लाइड में मैंने पक्का डाला होगा टीपैक। टीपैक एक मॉडल है जो टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल नॉलेज की जो बात करता है, वो अभी हम बात करेंगे। कौन सा गलत है इनमें से? फॉल्स स्टेटमेंट पूछिए आपसे। ऑल चिल्ड्रन गो थ्रू द सेम स्टेजेस वाइल एक्वायरिंग लैंग्वेज। सब सेम स्टेज तो सेम ही होती हैं। ऑल न्यूबॉर्न्स आर मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस विच शोज दैट वी हैव एन इनबोर्न एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज। हाँ, हम रिस्पॉन्ड तो करते हैं। All children go through different stages while acquiring language depending on the language they speak. चाहे आप कौन सी भी लैंग्वेज बोलो, बट लैंग्वेज को सीखने के तरीके या जो स्टेजेस हैं वो डिफरेंट नहीं होंगी, सेम ही होंगी। ओके, द बायोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूड द जेनेटिक मेकअप ऑफ चाइल्ड। ये ठीक है, बायोलॉजिकल में जेनेटिक मेकअप आ गया। आंसर सी रहेगा जी, सी वाला गलत है आपका। डिफरेंट स्टेजेस नहीं होंगी, सेम ही स्टेजेस रहेंगी। ओके, ये था वो टी पैक जो पुण्य मिश्रा और मैथ्यू कॉयलर ने दिया है। ऑल्दो ये ये आपका शुलमैन का जो पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज का कॉन्सेप्ट था उसके ऊपर ही निर्भर करता है, बट टीपैक की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज इसकी फुल फॉर्म रहेगी, यानी ये पेडागोजिकल नॉलेज, कंटेंट नॉलेज, टेक्नोलॉजी नॉलेज तीनों से मिलके बना है। सो तीनों जहां पे क्रॉस कर रहे हैं तीनों, तो वो वाला एरिया जो है वो टी पैक रहेगा टेक्निकली। बाकी टीपी के या आपका टीसी के जो दो चीज मिल रही हैं, जो दो चीज यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है वो चीज है। तो ये आपको ओवरऑल ब्रॉड आइडिया होना चाहिए कि किस किस चीज से कंटेंट और टेक्नोलॉजी को मिलकर टेक्नोलॉजी कंटेंट नॉलेज हो गया, पेडागोजी और कंटेंट मिलके पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज हो गया। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये जो पीसी के है ये शुलमैन का आइडिया था, शुलमैन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ये बात याद रखिए। Which of the following is the earliest form of communication? तो बच्चे की अर्लीस्ट फॉर्म क्या है? रोना। ठीक है, सो क्राई कर करके ही बताता है, भूख लगी है रोने लग जाएगा, गर्मी लगी है रोने लग जाएगा, ठंड लगी है रोने लग जाएगा। ओके, तो अभी पेरेंट्स फिर फिगर आउट करते रहेंगे कि रो क्यों रहा है। Which of the following is systematically organized collection of a student's work that covers a specific period of time? So systematically है, organized collection है आपके काम की, और एक during the specific period of time. So वो जो organized collection है उसको हम portfolio बोलते हैं जी। ना तो डिबेट है, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट वर्क भी नहीं है, कोई असेसमेंट नहीं है, एक ही वर्ड बेटर बचता है, पोर्टफोलियो। ट्रेडिशनल टीचिंग एंड लर्निंग इज बेस्ड ऑन, तो ट्रेडिशनली चीजें बिहेवियरिज्म पे चलती थी, अब चीजें कंस्ट्रक्टिविज्म पे चलती हैं। सो बिहेवियरिज्म की हम बिहेवियर मॉडिफाई करना चाह रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच टॉक्स अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स टू यूज आईसीटी? सो आप टेक्नोलॉजी का यूज करके या स्किल्स को डेवलप करना चाह रहे हो। हार्डवेयर स्किल्स हैं या सॉफ्टवेयर स्किल्स हैं, डिजिटलाइजेशन है या टेक्नोलॉजी लिटरेसी, तो आप कुछ सीख रहे हो टेक्नोलॉजी की हेल्प से। ठीक है, सो टेक्नोलॉजी लिटरेसी विल बी द राइट वर्ड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डज द टीचर फैसिलिटेट कोलैबोरेटिव लर्निंग, मैनेज इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन एटसेट्रा? सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच टीचर फैसिलिटेट कर रहा है? टेक्नोलॉजी लिटरेसी अप्रोच, टेक्नोलॉजी की तो बात ही नहीं हुई है कहीं। नॉलेज क्रिएशन, नॉलेज तो क्रिएट हो ही जाएगी, कोलैबोरेटिव लर्निंग है, सारी चीजें हो रही हैं। तो सॉफ्टवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर भी कहीं नहीं यूज हो रहा, कुछ कोई एप्लीकेशन आईसीटी यूज नहीं हो रही। नॉलेज डीपनिंग अप्रोच इज द बेटर वर्ड। अगर हम इन दोनों वर्ड्स को, इन दोनों एग्जाम ऑप्शंस को कंपेयर करें तो आप देखिए नॉलेज क्रिएशन तो ऑटोमेटिकली नॉलेज डीपनिंग अप्रोच में आ गया, यानी नॉलेज तो आपको है ही। ओके, तो उसको डीपन किया जा रहा है कोलैबोरेटिव लर्निंग करके, मैनेज करके, इंफॉर्मेशन को एप्लीकेशन पार्ट इंक्लूड करके। तो सी विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज? लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है? लैंग्वेज वोकल होती है, बिल्कुल। एक्वायर्ड बिहेवियर होता है, आपको जन्म से तो नहीं आती, सीखनी पड़ती है। स्टैटिक नहीं होती, डायनामिक होती है जी लैंग्वेज। कभी भी कोई लैंग्वेज स्टैटिक नहीं है। जो धीरे धीरे करके बहुत स्टैटिक हो गई है उनको हम डेड लैंग्वेज बोल देते हैं, बट स्टैटिक नहीं होगी लैंग्वेज, को सीखना पड़ेगा, डायनामिक रहेगी।
हु अमंग्स द फॉलोइंग, ये देखो बिहेवियरिज्म का भी आ गया सेम ऑप्शंस देके। पियाजे और वाइगोट्स्की को हमने कंस्ट्रक्टिविज्म के मेन प्रोपोनेंट बोला था, स्किनर और वाटसन को हम क्या बोलेंगे, बिहेवियरिज्म के प्रोपोनेंट्स बोलेंगे। ओके, द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स द ग्रुप पैसिवली फ्रॉम अ डिस्टेंस विदाउट हिज और हर प्रेजेंस इन द ग्रुप। सो ऑब्जर्वर जो है वो पैसिवली ग्रुप क्या कर रहा है, दूर से ऑब्जर्व कर रहा है, यानी उसने पार्टिसिपेट नहीं किया है। सच प्रोसेस टेक्स प्लेस इन नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, पीयर असेसमेंट, असाइनमेंट, पार्टिसिपेंट। तो एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, ये समझ आ रहा है, यानी ऑब्जर्वेशन का ही पार्ट है, लेकिन वो जाके वहां पे ग्रुप में एक्टिवली इंक्लूड नहीं है, तो पार्टिसिपेशन अप्रोच नहीं होगा, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन रहेगी। ओके, बिना पार्टिसिपेट किए आप ऑब्जर्व कर रहे हो। Which of the following involves a rich control on grammar, vocabulary, content, punctuation, as well as ability to organize thoughts coherently? So ज़्यादा कंट्रोल किस में इन्वॉल्व होगा, LSRW है W में, ठीक है, सबसे ज़्यादा कंट्रोल ग्रामर का, वोकेबलरी का, चीज़ें लिखना, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन तो ऑब्वियसली जब आप देख रहे हो पढ़ने में भी चलो आएगी, बट उससे ज़्यादा कंट्रोल, रिच कंट्रोल ऑन ग्रामर, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जब आप कोई चीज़ लिख रहे होगे। ओके, लिखना सबसे ज्यादा मुश्किल माना जाएगा। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स मीनिंग, कोई मतलब नहीं है दोनों का, यानी कोई रिलेशनशिप नहीं है वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज और उसके मतलब में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज इज हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट? कौन सी कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है? एक्वायर्ड बिहेवियर, एक्वायर्ड बिहेवियर में तो रिलेशनशिप दिखेगा, सीखा है आपने तो भी होगा, स्टैटिक है तो भी कोई रिलेशनशिप तो होगा, बट आर्बिट्रेरी जब कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, रैंडम है चीजें, आर्बिट्रेरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ द केयर गिवर? मेक देम रिमेंबर काउंटिंग एंड अल्फाबेट विद द हेल्प ऑफ ब्लैक बोर्ड। केयर गिवर थोड़ी ना ब्लैक बोर्ड की बात करेगा, टीचर करेगा ना ये तो। केयर गिवर तो सिंपल लैंग्वेज रखेगा, लुलाबीज सुनाएगा, यानी जो लोरी सुनाते हैं हम बच्चों को, या कुछ अच्छी चीजें सुनाएगा, शॉर्ट टॉयज एंड हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स वो दिखाएगा। बट ब्लैक बोर्ड की बात आ गई, अल्फाबेट सिखाने की बात आ गई, तो ये केयर गिवर का नहीं, स्पेशली इन चार में से तो ये केयर गिवर का काम नहीं है। ओके, In Jean Piaget's theory of cognitive development, which of the following stages extend from birth to acquisition of language? So, कौन सी स्टेज रहेगी? बच्चा जो है वो स्कूल जाने से पहले सीख चुका होता है लैंग्वेज, ठीक है, सो वो चीज सेंसरी मोटर स्टेज रहेगी कि बच्चे की बर्थ से शुरू हो रही है और जैसे जैसे उसको लैंग्वेज आ जाएगी वो सेंसरी मोटर स्टेज धीरे धीरे खत्म होगी और आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज शुरू हो जाएगी। ओके, Which of the following action verb is not an objective of cognitive domain? Compare, state, construct, identify. Okay, cognitive processes लगेंगी कोई भी चीज आइडेंटिफाई करने में, कंपेयर करने में, स्टेट वर्ड की आप कुछ करो उस चीज से रिलेटेड, जैसे होता है ना स्टेट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इस टाइप से। कंस्ट्रक्ट भी होता है टेक्निकली कोग्निटिव में ही, बट कई बार कंस्ट्रक्ट वर्ड जो है वो साइकोमोटर डोमेन में मान लिया जाता है, ठीक है, कि आप कोई चीज बना के दिखा रहे हो, सो कोई फिजिकल स्किल दिखा रहे हो, मान लो कोई एक्चुअल बिल्डिंग टाइप कोई चीज बना रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, सो वो कंस्ट्रक्ट वर्ड बहुत बार साइकोमोटर डोमेन में यूज कर लिया जाता है। अदरवाइज ये चारों वर्ड्स ही कोग्निटिव डोमेन के हैं, बट यहाँ पे एक पूछा है तो हम सी के साथ ही जाएंगे। Which of the following uses the knowledge and skills to help in improving the environment? It includes feeling of concern, need to initiate action, voluntary participation in activities related to environment protection. So आप environment के लिए सीख रहे हो, learning for environment, learning through environment, learning in the environment और learning the environment. क्या आंसर रहेगा? So इसमें आप क्या कर रहे हो, या आप जो है कौन सी उसमें नॉलेज और स्किल यूज कर रहे हो टू इम्प्रूव द हेल्प इन इम्प्रूविंग द एनवायरमेंट, यानी कि लर्निंग फॉर द एनवायरमेंट हो रहा है, जो आप चीजें सीख रहे हो वो एनवायरमेंट के लिए यूज करोगे आप उसको, ठीक है, तो फॉर द एनवायरमेंट। Who supports the deductive approach? They also believe that our responses to environmental stimuli shape our action. तो डिडक्टिव अप्रोच कौन सा है जी? डिडक्टिव अप्रोच है क्या बोलते हैं अपना, जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, यही ट्रेडिशनल तरीका रहा है, सो ये बिहेवियरिस्ट अप्रोच जो है उससे रिलेट करता है। अगर मैं ओपोजिट बोलती यानी मैं इंडक्टिव अप्रोच बोलूं तो इंडक्टिव अप्रोच आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आ जाएगा। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफिक आर्ट? डांस। आप डिजाइन, पेंटिंग, ड्राइंग तीनों एक तरीके के, अगर आपको ग्राफिक का मतलब भी नहीं पता तो भी ये तीनों तो सेम ही है, एक ही अलग है और नोट ही आपसे पूछा है।
Okay. Which of the following approach is related to problem solving that uses a practical method or various shortcuts? So problem solving से related कौन सा practical method है? Behaviorist approach नहीं रहेगा, ना traditional रहेगा. Heuristic ज़्यादा practical है. Heuristic जब आप discovery approach के जा रहे हो तो knowledge तो automatically construct कर ही रहे हो वहाँ. Okay, तो आंसर आपका heuristic approach रहेगा. Through which of the following test does the weaknesses of students identified and special classes provide to them? तो कौन सा टेस्ट है जो वीकनेस ढूंढता है? डायग्नोस करना. जैसे डॉक्टर आपकी बीमारी डायग्नोस करता है, वैसे टीचर बच्चे की प्रॉब्लम डायग्नोस करता है. तो डायग्नोस्टिक टेस्ट. रेमेडियल टेस्ट नहीं होता, रेमेडियल टीचिंग होगी फिर. ओके, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद रेमेडियल टीचिंग होती है. फॉर्मेटिव टेस्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट के दौरान यूज होगा. समेटिव टेस्ट एंड ऑफ द टर्म यूज होगा. Which of the following is not an importance of art education in elementary education? तो important नहीं है जो. फ्री एक्सप्रेशन डेवलप करना, प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड डेवलप करना, ब्यूटी को अप्रिशिएट करना, इंक्रीजिंग द एस्पेक्ट ऑफ जजिंग अदर्स. हम क्यों करेंगे दूसरों को जज? क्यों ये एस्पेक्ट इंक्रीज करना है अपन ने? राइट, तो बी ऑप्शन. Which of the following is not an importance या feature of physical education? So note. ठीक है, प्रमोट, ये नोट वगैरह ध्यान रखना भाई, इसी वजह से गड़बड़ हो सकता है आधे क्वेश्चन. तो प्रमोट स्टूडेंट्स इनएफिशिएंसी. फिजिकल एजुकेशन छोड़ो, कोई भी इंपॉर्टेंट या कोई भी अच्छा फीचर किसी भी टाइप की एजुकेशन का क्यों होएगा कि आप स्टूडेंट की इनएफिशिएंसी को प्रमोट कर रहे हो. आप उसको एफिशिएंट बनाओगे, एफिशिएंसी को प्रमोट करोगे. तो ये तो नोट के हिसाब से तो यही आएगा. कीप स्टूडेंट्स अवे फ्रॉम रोट लर्निंग ट्रेडिशन, अच्छी बात है. डेवलपिंग फैक्चुअल थिंकिंग, ओके. प्रिपरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ठीक है दोनों चीजें, बट आप उसकी जो है इसको प्रमोट कर रहे हो स्टूडेंट की इनएफिशिएंसी को. दैट्स रॉन्ग. During which stage of school must we tackle problems of posture, particularly sitting, standing? जब आप खड़े हो रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, उस टाइम पे क्या पोस्चर रहना चाहिए? आपने कई बार देखा होगा बचपन में, हमें तो नहीं ठीक किया, या पता नहीं किया होगा तो याद नहीं है अब, ठीक है, कि बिल्कुल ऐसे होके लिखते थे उस नोटबुक के ऊपर ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे होके. सो दैट्स रॉन्ग. तो वो पोस्चर मेंटेन करना बच्चे को सिखाना चाहिए कि वो कैसे बैठे जब वो लिख रहा हो, कैसे पढ़े जब वो खड़ा हो. ओके, तो वो पोस्चर गड़बड़ नहीं होना चाहिए. तो ये एलिमेंट्री स्टेज, स्टार्टिंग की स्टेज में ही हो जाना चाहिए जी. ओके, प्राइमरी भी आ सकता था, बट एलिमेंट्री में ऑटोमेटिकली प्राइमरी इंक्लूडेड है. एलिमेंट्री हम यूजुअली 6 से 14 साल यानी कि 8वीं क्लास तक मान के चलते हैं. ओके. Which of the following is known as Socratic method? Socratic का डायलॉगिक मेथड है, डायलॉग की बात करते हैं जिसमें, तो उसको हम डायलैक्टिकल अप्रोच भी बोलते हैं. ओके, सो जिसमें प्रॉपर जो है वो वहां पे क्रिटिकल थिंकिंग स्टिमुलेट की जाएगी क्वेश्चन आंसर मेथड के थ्रू, तो वो प्रॉपर जो है वो डायलॉगिक मेथड भी रहेगा. Which of the following includes knowledge of components of environment such as knowledge of social institution, their structure and function, local tradition, custom? तो ये आप environment के बारे में बात कर रहे हो, राइट, बारे में जान रहे हो ना. जैसे वो था कि environment के लिए आप देख रहे थे, यहाँ पे लर्निंग अबाउट द एनवायरमेंट, यू आर लर्निंग अबाउट द एनवायरमेंट, क्योंकि आप कौन से कंपोनेंट्स की बात कर रहे हो, आप उसके सोशल इंस्टीट्यूशंस, उसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, तो आप एनवायरमेंट के बारे में, अबाउट द एनवायरमेंट रहेगा जी आंसर. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन? साइंस, फिजिकल एजुकेशन, मैथ्स, एनवायरमेंटल एजुकेशन. सो देखो ये तीनों तो पहले भी होती थी, फिजिकल एजुकेशन, साइंस और मैथ्स. एनवायरमेंटल एजुकेशन ही तो हम नया ऐड कर रहे हैं. सो दैट इज वैल्यू ओरिएंटेड. तो वैल्यू पे फोकस किस पे है? वैल्यू का डी पे. ओके. हु सपोर्ट्स द इंडक्टिव अप्रोच? देखो ये आ गया, ऊपर था डिडक्टिव अप्रोच. डिडक्टिव अप्रोच में हमने बिहेवियरिस्ट बोला था, इंडक्टिव अप्रोच में कंस्ट्रक्टिविस्ट आ जाएंगे जी. ओके. Which of the following cannot be called as feature of history? Objective recording of happening, हाँ जो happen हुआ है, पीछे घटित हुआ है वो हम देखते हैं. Present को भी explain करते हैं हम उसके हिसाब से. Study of present in the light of past, हाँ present को study करना past को देखते हुए. Concerned with non-living things, नहीं जी, ये नहीं है जी फीचर. नॉन लिविंग के साथ कंसर्न नहीं है, अगर है भी तो ये सबसे लीस्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये फीचर नहीं होगा. ओके. This process involves altering one's existing schema or idea
as a result of new information or new experiences. The following is an example of this process. Although यहीं से ही समझ आ जाना चाहिए कि आप alter कर रहे हो existing schema को या नई information से नया schema बना रहे हो, तो आंसर तो आपका accommodation होना चाहिए. बट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. Tom's mother introduced Tom to his neighbor's dog, और उसको बोला कि देखो ये एनिमल है जिसकी 4 टांगे हैं और एक पूंछ है. नेक्स्ट टाइम अब टॉम ने जो है रोड के ऊपर एक बिल्ली देख ली, उसने बोला अरे देखो डॉग. ओके, सो मम्मी ने उसको डॉग और कैट में डिफरेंस एक्सप्लेन किया. अब टॉम को ये चीजें पता है तो ऑब्वियसली वो पहले वाले स्कीमा को या तो मॉडिफाई करेगा या नया स्कीमा ऐड हुआ है उसके. सो दैट इज अकोमोडेशन. Which of the following is not an objective of teaching history? To teach tolerance, promoting self-understanding and egocentrism, to strengthen intellectual abilities of learners, or to concepts of time, space and society. नॉट एन ऑब्जेक्टिव पूछा है, सो आप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग तो ठीक है बट इसको ईगो सेंट्रिज्म को थोड़ी ना प्रमोट करोगे. ओके, सो ये नहीं है जी, ये गड़बड़ है. बाकी चीज़ें ठीक है, आपको सहिष्णु बनाएगा, ये स्ट्रेंथन करेगा आपको. टाइम स्पेस सोसाइटी, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं इसके, वो ठीक है हिस्ट्री पढ़ाने के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर वैल्यू ऑफ आर्ट एजुकेशन? कोर वैल्यू, ओके. अप्रिशिएट, जब मान लो मुझे ना कुछ नहीं पता कि क्या पूछ रहा है ये, बट देखो अप्रिशिएटिंग सिमिलैरिटीज, सेलिब्रेटिंग डिफरेंस, देन है आपका जेंडर स्टीरियोटाइपिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमसे नोट पूछा है यानी कोई गड़बड़ चीज पूछी है और गड़बड़ एक ही है यहाँ, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग. ओके, बाकी तीनों एस्पेक्ट सही हैं, सम हाउ पॉजिटिव हैं. आंसर सी आ गया. दिस इज नॉट द कोर वैल्यू. Which of the following means the evaluation procedure should assess all the 3 cognitive, psychomotor, affective domains as well? तो देखो हम continuous comprehensive evaluation की बात करते हैं. continuous मतलब लगातार होना चाहिए, वैसा इन्होंने कुछ बोला नहीं है. so बचा क्या? comprehensive, जो इन तीनों को include करे. so that is comprehensive evaluation. okay. Which psychologist uses the processes of assimilation and accommodation in his theory? Easiest question ever in the history of planet Earth. तो जीन पियाजे. मतलब ये क्वेश्चन तो मतलब गलत नहीं होना चाहिए. ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड वंस आफ्टर एवरी हाउ मेनी ईयर्स? तो हर 4 साल में होते हैं जी ओलंपिक गेम्स. ये तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आप जनरल स्टडीज जब रेडी करोगे उस टाइम भी आ जाएगी. Which of the following is not an aim of physical education? Critical thinking, social adaptability, physical development, mental balance. सो फिजिकल डेवलपमेंट होगा, मेंटल बैलेंस रहेगा, सोसाइटी में अडेप्ट भी हो ही जाओगे, बट क्रिटिकल थिंकिंग का कोई लेना देना नहीं है, जैसे फिजिकल एजुकेशन का लिटरेसी से कोई लेना देना नहीं है. अंडर विच स्टेज ऑफ जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट ए चाइल्ड एंगेजेस इन सिंबॉलिक प्ले एंड मैनिपुलेट सिंबल्स? सिंबॉलिक थॉट, सिंबॉलिक प्ले, किसकी बात हो रही है? प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात हो रही है. जिम्नास्टिक्स, लेजियम, डांस, मास फिजिकल ट्रेनिंग, डंबल विल फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? सेल्फ डिफेंस एक्टिविटीज नहीं, जिम्नास्टिक का सेल्फ डिफेंस से कोई लेना देना नहीं है. मान लो मुझे ये डांस क्या है वो भी नहीं पता, ओके, पर मुझे जिम्नास्टिक्स तो पता है ना. तो जिम्नास्टिक वही जो कूदते फांदते हैं ऐसे स्मूथ रहते हैं जो, ठीक है. गेम्स और स्पोर्ट्स में भी आ जाते हैं ये स्पोर्ट्स में, बट डांस तो स्पोर्ट्स में नहीं आएगा. ओके, देन है रिदम, रिदमेटिक या करेक्टिव एक्सरसाइज, तो ये रिदम में आ जाएगा जी. ठीक है, सो रिदम में डांस भी आ जाएगा, जिम्नास्टिक भी आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी. सो रिदमेटिक, रिदमिक इस कैटेगरी में आएंगे. इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड फॉर अ पर्टिकुलर टास्क द स्टूडेंट डिसाइड themselves the objective, prepare, plan, collect the required resources to attain their goal? so किस में हो रहा है ये? आपको एक प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया गया है, या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, या प्रैक्टिकल मेथड है, या ऑब्जर्वेशन मेथड है. पर्टिकुलर टास्क फॉर द स्टूडेंट्स डिसाइड देमसेल्व्स, तो सारी चीज़ें वो खुद ही डिसाइड कर रहे हैं, और रिक्वायर्ड सोर्सेज को, रिसोर्सेज को भी कलेक्ट कर रहे हैं. आंसर प्रोजेक्ट मेथड रहेगा. कहीं कोई एक्टिविटी की बात नहीं कही तो डेमोन्स्ट्रेशन वैसे ही आउट हो गया. ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड अपने आप में ही एक प्रैक्टिकल मेथड है. ओके. A child's understanding that objects continue to exist even though he or she cannot see or hear them. तो ये तो परमानेंसी होगी ना, ऑब्जेक्ट परमानेंसी की बात हो रही है जी. ठीक है, चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूज टू एग्जिस्ट, कि आपने वो खिलौना छुपा दिया तो भी उसको पता है कि एग्जिस्ट तो करता है, ढूंढना है वो कहाँ रखा है. Which of the following is not a major component in the syllabus of work education? Community work, health and
ये देखिए क्वेश्चन इतनी बार आ लिया ना, मेजर कंपोनेंट नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है जी कंपोनेंट, एंटरप्रेन्योरशिप तो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट स्किल हो जाएगी। Which of the following is the basic unit of any community and society which acts as a joining institution between individual and society? So joining institution between individual and society, तो individual और society के बीच में family है जी, ठीक है, तो family जोड़ के रखती है सारी चीज़ों को। Which of the following aspect helps us to gather knowledge and wisdom from our life experiences? So कौन से हैं? नॉलेज को गैदर कर रहे हो, विजडम दिमाग पे जा रही है सारी चीजें। देखो कोई स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं हुई, कोई फिजिकल एबिलिटी की बात नहीं हुई, ना इन्होंने कोई इमोशंस की बात की, ठीक है, तो मेंटल एबिलिटी की बात हो रही है। जब आप नॉलेज को गैदर करते हो, लाइफ एक्सपीरियंसेस से विजडम हासिल करते हो, सीखते हो। Who spoke about including productive work as a medium of education in the education process compulsorily? So craft education की बात की थी, craft education productive work में ही आएगा, और वो बात महात्मा गांधी ने की थी। आंसर सी हो जाएगा। Which of the following method of work education proceeds from general to specific? Validity of rules related to that activity is also proved through examples. सो वर्क एजुकेशन की बात हो रही है, जनरल टू स्पेसिफिक आप जा रहे हो, सो ऑब्जर्वेशन का कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी की बात हो रही है जी, उस एक्टिविटी से रिलेटेड, एंड इज ऑल्सो प्रूव्ड थ्रू एग्जाम्पल्स, तो ये आंसर आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड रहेगा। ओके, चेस, कैरम, हॉर्स राइडिंग, एजुकेशन कैंपस, हंटिंग, फोक डांस विल फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो देखो गेम्स और स्पोर्ट्स कैंपस, एजुकेशन कैंपस तो स्पोर्ट्स में नहीं आएगा, ठीक है, ना ही सेल्फ डिफेंस की एक्टिविटी में आएगा, रिदम में भी नहीं आएगा, तो यही बचा कि आप मजे के लिए जो एक्टिविटीज करते हो तो वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी में आ जाएंगी सारी चीजें। चिल्ड्रन थिंक दैट द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई बिकॉज दे आर हैप्पी, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड, तो ये बच्चे स्टार्स में भी जिंदा जान देख रहे हैं, जैसे गुड़िया में भी जान देखता है बच्चा, सो वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी एक लिविंग फील देखना, जान देखना, दैट इज एनिमिज्म। ओके, एबिलिटी टू मैनेज द प्रॉब्लम्स एंड मैनेज द वर्क फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? सो जब आप काम को मैनेज करते हो, जो एबिलिटी है आप में, तो वो कौन सी स्किल है? देखो कहीं आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, यहाँ कोई लैंग्वेज की बात नहीं हुई है, कोई न्यूमेरेसी की बात नहीं है, तो सॉफ्ट स्किल हो गई जी, ठीक है। तो जो आप चीजें करते हो, काम को मैनेज करते हो, कम्युनिकेट अगर कर भी रहे हो तो भी, सो वो बेटर तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना, दैट इज सॉफ्ट, कम्स अंडर सॉफ्ट स्किल्स। Which of the following is not an importance of physical education? Leisure time can be utilized properly. हाँ, physical activity कर लो. Provides knowledge, health, ठीक है. Human can develop in good proportion आएगा. Aggressiveness can be enhanced. अग्रेसिव कैसे हो जाओगे आप फिजिकल एजुकेशन से? ये तो अगर हो भी रहे हो तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ये फिजिकल एजुकेशन की। Which of the following is best suited for web of relations? Relations का जाल है, कौन है? Society. Okay. Work and education must be integrated. Which of the following pointed out its absence in formal school education? Wood Dispatch, National Curriculum Framework, Orientalist और कोठारी कमीशन। सो वर्क एंड एजुकेशन इंटीग्रेटेड होने चाहिए। सो ये बात जो है, फॉर्मल एजुकेशन तब था भी नहीं, मतलब उसमें एब्सेंट थी, वो चीज़ की बात ही नहीं होती थी, तो वुड्स डिस्पैच ने बोली थी ये बात। पर्सनैलिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 फैक्टर्स, इनमें से कौन सा वो एक नहीं है? हेरिडिटी और एनवायरमेंट फॉर श्योर है, कल्चर और जेंडर में से जेंडर नहीं है जी कॉम्बिनेशन पर्सनैलिटी का फैक्टर, ठीक है, जेंडर की जगह एक्सपीरियंसेस आएगा, तो यानी हेरिडिटी, एनवायरमेंट, कल्चर और एक्सपीरियंसेस, ये 4 फैक्टर्स आपकी पर्सनैलिटी बनाते हैं। एबिलिटी टू डिलीवर ऑक्सीजन एंड टू टिश्यूज एमिड टू रिमूव waste over sustained period times, long runs and swims are the methods employed in measuring this component. Okay, आप देख रहे हो कि जब लंबे लंबे भागने को बोला जाए या फिर आपको जो है स्विम करवाया जाए, तो कौन सी आपकी वो जो है कंपोनेंट मेजर किया जा रहा है? एंड्योरेंस चेक हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी चेक हो रही है, स्पीड चेक हो रही है, स्ट्रेंथ चेक हो रही है। देखो स्ट्रेंथ भी है, लेकिन कितने एंड्योरेंस में आ जाएंगी ये चीज़ें भाई,
ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, इन्होंने पर्टिकुलरली दौड़ने को बोला है तो सिर्फ दौड़ने में स्पीड आ जाती है, बट स्विम में कोई स्पीड का लेना देना नहीं है। ओके, सो एंड्योरेंस की कितनी दूर तक भाग सकते हो, तो होता है ना मैराथन्स दौड़ना या स्विम करते रहना, तो वो एंड्योरेंस चेक कर रहा है आपकी। एंड्योरेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं बताइएगा? In which of the following aspect does the child fail to understand the true relationship between cause and effect? तो देखो क्वेश्चंस आप देख पाओगे, अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो ये 10 के 10 अब तक जो मैंने करवाए हैं, तो आपको समझ आएगा कि देखो पियाजे से क्वेश्चंस हैं, वाइगोट्स्की से क्वेश्चंस हैं, आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो। वर्क एजुकेशन से क्वेश्चंस हैं जो आपका NIOS के मटेरियल में इंक्लूड हो जाएगा। फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, वो भी वहाँ इंक्लूडेड है, उससे भी क्वेश्चन है। लैंग्वेज से क्वेश्चन है, वहाँ पे कंप्लीट एक कोर्स है लैंग्वेज का। सो वो सारी चीजें हैं, आपको रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएंगी वहां पे। ओके, सो ये क्वेश्चन तो बार बार आ रहा है जी, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, जब बच्चा सही से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ना समझ पाए। ओके, या फ्लॉड लॉजिक जिसको हम बोल रहे थे। ये हो गए जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। 1000 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवा दिए हैं, अभी 1600 क्वेश्चन और होने। 24 क्वेश्चन पेपर टोटल जो हैं वो आपके 2022 के हैं जो बच्चों ने भेजे थे, और 2 पेपर मैं 2019 के उठा रही हूँ ताकि 2500 से ऊपर क्वेश्चंस आपके हो जाएं। ओके, और आप लोगों को भी ये हो जाए कि 2019 में किस तरीके का आया था, थोड़ा आइडिया मिल जाए। ओके, अदरवाइज 2019 बहुत पुराना हो गया, ये 24 पेपर भी बहुत होते, बट स्टिल मैंने 2 पेपर उठाने की सोची है। सो आपके टोटल 26 क्वेश्चन पेपर्स हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये बहुत अच्छे से करने हैं, और उसके बाद जो मैं 14 क्लासेस लूंगी थियोरी की, वो भी बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, सो दीज 40 क्लासेस विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। आपको अच्छे से करनी है, इनमें से कोई भी चीज आ जाए आपकी छूटनी नहीं चाहिए, और इन चीजों को पढ़ने के बाद आराम से आपका पेपर सोल्व हो जाएगा। ओके जी, so this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.